हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉक मैकेनिक्स। सो एज ए गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉक मैकेनिक्स बहुत 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 इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इस पे मैं आपको बता दूं, मिनिमम 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर, राइट। ये फिक्स है। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूं कि अगर आप इस पे मास्टरी कर लिए या इस पे आप उस्ताद हो गए, सो नो बडी कैन आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। क्लियर? कहने का मतलब मेरा ये, रॉक मैकेनिक्स सबसे डिफिकल्ट में से है, बट मैं आपके साथ हूं, हम इसे बहुत ही आसान बना देंगे। ठीक है? और रॉक मैकेनिक्स में जो बंदा अच्छा करता है ना, वही उसी का सिलेक्शन होता है। सो रॉक मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं सारा, राइट, बहुत बेसिक से। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको रॉक मैकेनिक्स के बारे में कुछ बता दूं, हम लोग के पढ़ने का तरीका कैसा होगा। हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो रॉक मैकेनिक्स में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद मैं जाऊंगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया। इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो है ये कवर्ड होगा, राइट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फिर इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस पे क्या होगा, देखिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो ये सब में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कवर्ड हुआ। इसके बाद जो वाइड वाले क्वेश्चंस आते हैं, वाइड, पोरोसिटी, राइट, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस पे होगा हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? जब ये हो जाएगा तो फिर इसके बाद फिर हम लोग माइनिंग पे आएंगे। देखो, ये सब जब हम लोग रॉक मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये हर जगह यूज होगा। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस पे आपका ये मोहर सर्कल है। फिर माइनिंग में हम लोग यूजी पे आएंगे, ओसी पे आएंगे। फिर आपका सपोर्ट डिज़ाइन पे आएंगे कि भाई सपोर्ट डिज़ाइन कैसे किया जाता है, जिसमें आपका आरएमआर, आरक्यूडी, कहने का मतलब ये है एवरीथिंग विल बी कवर्ड, हर कुछ कवर किया जाएगा इस पे, राइट। ओपन कास्ट में आपका स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में मैं बताऊंगा। वैसे ओपन कास्ट में स्लोप स्टेबिलिटी का हम लोग ज़्यादातर माइनिंग मेथड में पढ़ चुके हैं, बट जो फेलियर वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन देखेंगे। अंडरग्राउंड का बहुत कुछ होगा। सो ए लॉट टू नो, ए लॉट टू लर्न, राइट। बहुत ही सारी चीज़ें हमको पढ़ना है इस पे। बिल्कुल बेशक डटे रहिए, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बेसिकली हमारा फोकस है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि स्ट्रेस क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि ये एक ब्लॉक है, राइट, ये एक ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस पे हमने कुछ फोर्स लगाया तो वो बोल देंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपका हो जाता है स्ट्रेस। ठीक है, ये कोई फोर्स एफ हम लगा रहे हैं इस ब्लॉक पे, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, ये ब्लॉक छोटा हो जाएगा। क्लियर? ये ब्लॉक छोटा हो जाएगा, आपको दिखेगा कि ये इतने बड़े से इसका साइज छोटा होगा, किस लिए, फोर्स यहाँ पे कॉम्प्रेसिव है। बट आपको देखना है स्ट्रेस ये नहीं है, ये तो फोर्स हो गया, बट ये जो फोर्स यहाँ पे जो मैं लिखा हूं, दिस इज योर रेजिस्टेंस, रजिस्टिव फोर्स होता है ये। ठीक है, मतलब कि देखो, हमने जो फोर्स लगाया यहाँ पे, राइट, बट जो ये बॉडी जो आप देख रहे हैं, ये बॉडी यहां से एक रेजिस्टेंस लगा रहा है। तो जो ये रेजिस्टेंस होता है, इसको ही बेसिकली स्ट्रेस कहा जाता है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि जब स्ट्रेस के बारे में आप पढ़ेंगे, कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा तो बोलेगा कि स्ट्रेस क्या है, तो रेजिस्टेंस लेना है आपको, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। क्लियर? जो ये मैंने बताया वो रजिस्टिव फोर्स काउंट किया जाता है, ये नहीं कि जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। और क्या होता है बेसिकली, जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं
उसी का जस्ट अपोजिट फोर्स बॉडी भी लगाती है, राइट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, बस यही है। तो स्ट्रेस आपका क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। ये ऐसा लिखने का इसलिए है ताकि मैं बच्चों को पॉइंट आउट कर सकूं कि हम लोग कहाँ गलत होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या है, जो हम ये फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स किस रूप में हो सकता है, दो रूप में हो सकते हैं फोर्स। जैसे ये ब्लॉक है, अगर इसको ऐसा करेंगे तो ये होगा आपका कंप्रेसिव, अगर दोनों साइड से खींचेंगे तो ये हो जाएगा टेंसाइल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, मैं इन सारे पॉइंट्स को हटाता हूं। देखिए, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं ना, तो मैं आपको पहले भी बताया हूं, आज भी बता रहा हूं, आपको यूनिट पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सारा खेल न्यूमेरिकल पे यूनिट्स का होता है, राइट। देखिए, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पे फोर्स पड़ रहा है, तो उसको कैसे दिखाते हैं। फोर्स का क्या होता है आपका ऐसा यूनिट, न्यूटन, एरिया का mm। तो देखो, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी लिखा जा सकता है, mm में भी लिखा जा सकता है। तो यहां पे देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी मिलेगा आपको, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी मिलेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी मिलेगा। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। देखिए कैसे वेरी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे मीटर की जगह पे लिख दिए, तो ये कुछ डिफरेंट हो जाएगा। फिर ये गलत है, यहाँ पे ये आपका 1000 mm है, राइट, दिस इज 1000 mm, ओके। सो 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 mm। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि क्या होगा, राइट। तो ये आपको जब यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तब बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। ये MKS यूनिट पे होता है, तो kgf पर मीटर स्क्वायर आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, इमरान खान जी साहब तो चले गए, पर उनका डायलॉग है आपने घबराना नहीं है, सबसे पहली बात, राइट। चीज़ों को समझिए, यूनिट्स पे बहुत फोकस करना है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स जब आप बनाने जाएंगे आप पंचर हो जाएंगे अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्ट्रेस क्या है। देखिए इतना प्यारा सा डायग्राम है ये एक क्यूब है, इस पे हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। कहाँ लग रहा है फोर्स, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, राइट। तो ये आपका एरिया हुआ, तो स्ट्रेस बराबर क्या हो गया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स को किससे दिखाते हैं, न्यूटन से, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर से। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या कहा जाता है, पास्कल, PA, पास्कल। आपको जहां पास्कल मिलेगा तो आप जान जाइएगा कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 1 पास्कल बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज स्ट्रेस, बहुत ही सिंपल है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा था यूनिट के बारे में, तो यूनिट ये है, देखिएगा, देखो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये होता है, आपको दिख रहा है। सो ये बहुत नोट कर लीजिए इसको, राइट। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल, इसको 1 पास्कल जो मैं आपको बताया। तो ये देखो, अगर आपको क्वेश्चन पे ना कंफ्यूज कर देगा, बोल देगा इतना न्यूटन लग रहा है, 1 mm पे 1 न्यूटन लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पे ना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, पर आपको बेवकूफ़ बनना नहीं है, क्योंकि आपको मैं ये बार बार समझा रहा हूँ कि हमको किस तरह से इसको पढ़ाई करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, आपको बहुत सारे यूनिट्स देंगे। तो किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, गीगा का मतलब होता है 10⁻9, टेरा अगर हो तो 10⁻12। ये इसको कैसे लिखा जाता है, KMGT। फिर से रिवाइज करें, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है। ये 3, 6, 9, 12 ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ये। और सेम हाल है आपका मिलीलीटर पे, तो 10⁻⁻, माइक्रो, नैनो, पीका, तो ये सब माइनस पे हैं। 10⁻⁻,
3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, ये सब किस में है? माइनस में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल बनाने में पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ये कन्वर्जन है मैं जो आपको बता रहा था, ठीक है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या होगा? 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। आपको ये यूनिट कन्वर्जन या ये जो नोटेशन है यूनिट्स के, ये आपको पता होना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा, राइट। चलिए, अब अगला चीज होता है, देखो, अगर मैं किसी भी चीज को अगर फोर्स लगा रहा हूं, राइट, अगर मैं किसी भी चीज में फोर्स लगा रहा हूं तो उस फोर्स के कारण उस पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा, राइट। जैसे कि जब हम लोग ये फोर्स लगाए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिएगा, जैसे ये ब्लॉक था, राइट, ये ब्लॉक है आपको जो दिख रहा है। अगर मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं तो इनिशियली ब्लॉक इस पोजीशन पे था, यहां पे जो ये यहां तक था, राइट। बट जब हमने इसको ये फोर्स यहां पे जब हम लोगों ने अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई किया, तो ये ब्लॉक क्या हुआ? ये ब्लॉक दब गया, इसका पोजीशन यहां आ गया, राइट। आप यहां पे देख सकते हो ये जो शेडेड एरिया है ये आ गया। मतलब फोर्स अप्लाई करने पे कोई भी चीज या तो फैलेगी या सिकुड़ेगी, एक हिसाब से ये सोचो। तो ये जो ब्लॉक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इसको दबा रहे हैं, तो क्या होगा? ये फैलेगा या सिकुड़ेगा। तो क्या हुआ? अलोंग द लेंथ, पहले इनिशियल लेंथ था इसका L, इतना बड़ा यहां तक, जब हम लोग इसको दबाए तो इसका लेंथ यहां हो गया। सपोज ये था आपका 10 मीटर, ये दबने के बाद हो गया 5 मीटर, ठीक है। किस कारण से? फोर्स के कारण। तो कितना इसमें चेंज हुआ? 10 से 5 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 10 - 5, ये हो गया 5। तो जो ये डेल एल, जो चेंज इन लेंथ होता है, उसको डेल एल से नोटेशन देते हैं। एल स्टैंड फॉर क्या? लेंथ। डेल स्टैंड फॉर आपका चेंज पे। स्मॉल क्वांटिटी के लिए डेल यूज किया जाता है, राइट। सो ये आपका हो गया। तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है? स्ट्रेन हमेशा याद रखिएगा लेंथ के टर्म्स पे लेते हैं, और बहुत सारा पैरामीटर है, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया, तो काफ़ी सारे शेप पे होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। बट जो याद रखने वाला बात है, आगे बताता हूँ आपको। स्ट्रेन बराबर क्या होगा? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हुआ? क्या है आपका? डेल एल, ठीक है। जो ये पोर्शन ये देख रहे हैं आप, ये डेल एल है ना भाई, यहां से ये इतना चेंज हुआ तो ये डेल एल हुआ। अलोंग द लेंथ की बात कर रहे हैं इन टर्म ऑफ लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना था? एल था, तो डेल एल डिवाइड बाई एल आपका ये हो गया। ये है आपका स्ट्रेन, राइट। एक चीज याद रखिएगा, लेंथ क्या है? मीटर यूनिट। सपोज ओरिजिनल लेंथ भी मीटर है, मीटर डिवाइड बाय मीटर क्या हुआ? कट गया। तो लेंथ, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन एक डायमेंशन, इसको नोट कर लीजिए, डायमेंशन लेस यूनिट है। क्लियर हुआ? डायमेंशन लेस यूनिट है। ये आपको हो सकता है एमसीक्यूज वगैरह में दे दे, तो इसको आपको नोट कर लेना है। अब देखो, दोनों चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। स्ट्रेस क्या होता है? अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन इक्वल टू ओरिजिनल डायमेंशन। देखो, कोई भी चीज अगर ऐसा है, अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो अगर एक साइड से वो कंप्रेस हुआ तो दूसरे साइड से चौड़ी हो जाएगी। सिंपल सा आप घर पे ही देखिएगा, आपके पास कोई कॉर्क का बॉल होगा या कोई भी स्पंज वाला मटेरियल होता है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो सिकुड़ता है, तो उसका क्या होता है? साइज रिड्यूस हो जाएगा। या तो सब साइड से, अगर सारे साइड से प्रेशर है तो सारे साइड से, नहीं अगर आप देखिए, ये अगर ऐसा है, आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आपका इस तरह से फैल जाएगा। एक साइड से छोटा हुआ तो दूसरे साइड से बढ़ जा रहा है, राइट। तो इस तरह से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। सो ये स्ट्रेस बराबर ये हो गया, स्ट्रेन बराबर ये। अब देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दोनों को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, राइट। सो ये है आपका। अब नॉर्मल क्या होता है, हमको ये देखना है।
तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ये है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री उस प्लेन के। जैसे कि ये टेबल रखा है, ये टेबल है, इस पे नॉर्मल क्या होगा 90 डिग्री पे जो फोर्स लग रहा है, ये 90 डिग्री पे ये होता है, राइट। इसके बाद देखिएगा रियोस्टोरिंग फोर्स भी इस पे यही ऐसे ही लगेगा 90 डिग्री पे। तो मैंने आपको जो बताया है रियोस्टोरिंग का, मैंने इसलिए बोला कि रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है वो होता है, ठीक है, जो हम लोग सबसे पहली बार बात किए थे। अब देखो नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं और सिमिलरली आपका स्ट्रेन पे भी होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल पे क्या होगा कि चीजें फैल रही हैं, बढ़ रही हैं, इलोंगेट हो रही हैं। कंप्रेसिव क्या है, आपका कंप्रेस हो रहा है, मतलब चीजें सिकुड़ रही हैं, ठीक है, ये स्ट्रेच कर रहा है ऑब्जेक्ट को और ये कंप्रेस कर रहा है। सिंपल सी बात है कि आप अगर कोई रबर को लेंगे, उसको दोनों ओर से खींचिए अपोजिट डायरेक्शन पे, वो क्या होगा फैलेगा। यहीं पे आप किसी चीज को दोनों डायरेक्शन से दबा दीजिए, क्या होगा आपका, वो सिकुड़ जाएगा, राइट। देखिए नॉर्मल क्यों बोला गया, ये देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये आपका प्लेन है, इस प्लेन के अकॉर्डिंग, इस प्लेन के हिसाब से ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है ये। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिएगा, ये फोर्स जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, राइट। तो इस तरह से हम जानते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ओके। सो देखो बेसिकली हमको ना सारे टर्म्स को समझना है, फिर इसके बाद हम लोग चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। सो ऐसा नहीं कि बोर नहीं होना है, आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर सकें, फिर इसके बाद हम लोग हाई लेवल पे जाएं, ओके। सो ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो देखो स्ट्रेन क्या होता है, कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो उस पर क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, क्लियर। जब उस पर डिफॉर्मेशन होगा तो वो ओरिजिनल शेप से या ओरिजिनल डायमेंशन से वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉक है, अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ फोर्स लगने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। अगर ये ब्लॉक है, इस पे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, मतलब इसके डायमेंशन पे चेंज होता है। तो स्ट्रेन को हम लोग डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके। सो देखो जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है बॉडी पे, हम पहले देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में। जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, दो अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगा, ठीक है, दोनों साइड से खींचा जा रहा है, तो क्या होगा उस पर सम इंक्रीज होगा लेंथ पे। तो जो रेशियो हुआ लेंथ का, जो इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय आपका ओरिजिनल लेंथ क्या, वो कहलाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेन। सिमिलरली ये कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ठीक है, उसको कंप्रेस करेंगे तो लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसका रेशियो जो डिक्रीज हुआ है डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब वॉल्यूम अगर चारों डायरेक्शन से उसको प्रेस किया जाए या चारों डायरेक्शन से खींचा जाए, ठीक है, या एक ही दो डायरेक्शन से खींचा जाए, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। सिमिलरली शेयर स्ट्रेस के द्वारा जो स्ट्रेन जनरेट हुआ वो शेयर स्ट्रेन कहलाता है। तो मैं इसको आपको अभी बताऊंगा तो ये आगे क्लियर होगा, आगे इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे। देखिए नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन क्या हो रहा है, जब हम ये फोर्स लगा रहे हैं तो इसका चेंज इन लेंथ हो रहा है, ये फोर्स लगाया गया ये 90 डिग्री पे, तो ये हुआ आपका नॉर्मल। देखिए चेंज इन लेंथ कितना है, ये डेल एल छोटा हो गया, एल यहाँ तक था, तो क्या हुआ डेल एल डिवाइड बाई एल, दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, सिमिलरली वही है कि जब इसको इलोंगेट खींचा जा रहा है तो ये यहाँ से आपका ये शेप ऊपर आ जाएगा इलोंगेट होने के कारण। पहले लेंथ ही 10 मीटर था, सपोज कोई फोर्स लगाए तो ये 5 मीटर और बढ़ गया, टोटल इसका लेंथ कितना हो गया 15 मीटर। तो इस तरह से चेंज इन लेंथ डेल एल डिवाइड बाई एल, लेंथ क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है। सिमिलरली कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ठीक है, कंप्रेसिव मतलब कंप्रेस हो रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है, लेंथ उसकी क्या हो रही है
छोटी हो रही है, तो डेल एल डिवाइड बाई एल, लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये क्या सब नॉर्मल है, सब 90 डिग्री पे लगते हैं, किस पे लग रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको देखना है। अब सेम टेंसाइल स्ट्रेन मैंने जो आपको बताया, ये टेंसाइल स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन है। क्लियर? आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है एरिया पे भी, कि भाई आपका एरिया कितना हो रहा है, कि एरिया में क्या चेंज होता है। तो एरिया में क्या चेंज होता है, तो हम तो जानते हैं कि पहले कुछ सिंपल कोई एरिया रहा होगा, अब नया एरिया आ गया है, राइट। तो चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, तो ये स्ट्रेन पे हो जाएगा। सिमिलरली आपका वॉल्यूम पे, मैंने आपको बताया था ना, ये कॉर्क की बॉल है, अगर इसको हम लोग अपने मुट्ठी पे रख के प्रेस कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से इसका डायमेंशन हो जाएगा, राइट। तो क्या हुआ, इस पे चेंज इन वॉल्यूम हुआ, तो इसको कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहा जाता है, राइट। अब आते हैं शियर स्ट्रेस पे। शियर स्ट्रेस क्या होता है, देखो सबसे पहली बात हमको दो चीज जानना जरूरी है कि शियर का मतलब क्या होता है। तो जो शियर है, शियर का मतलब होता है टूटना, ब्रेकेज, कटना, राइट। शियर हो गया मतलब फट गया, कट गया, टूट गया, इस तरह से। मैं जनरली देखा हूं कि बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है, वो लोग यूज तो करते हैं बट वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। अब देखते हैं कि शियर स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस बराबर तो भाई क्लियर हो गया कि फोर्स लग रहा है किसी एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ये तो क्लियर हो गया आपका शियर स्ट्रेस के बारे में। अब शियर क्या होता है, देखो जब आप कोई एक्सिस होगा, किसी भी बॉडी का एक एक्सिस होगा जहां पे सेंटर से जाता है, अगर आप यहां भी फोर्स लगा रहे हैं, यहां भी फोर्स लगा रहे हैं, ये ब्रेकेज बहुत कम होगा। बट अगर ये बॉडी है, आप यहां ऊपर में फोर्स लगाइए और नीचे फोर्स लगाइए, मतलब अगर आप एक ही लेवल पे फोर्स लगा रहे हैं वो ब्रेक नहीं होगा। क्लियर? बट एक अपोजिट डायरेक्शन से ब्रेक फोर्स लगाएंगे तो यहां कहीं से वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये बॉडी कैसे हो जाएगी आपकी, ब्रेक होके कुछ ऐसा हो जाएगी। तो जो ये यहां पे जो ब्रेक हुआ इसको कहा जाता है शियर, राइट। या इसका पोजीशन चेंज होगा, ब्रेक नहीं हुआ तो हमने कम फोर्स लगाया तो हो सकता है उसका थोड़ा सा मूवमेंट हो, ज्यादा फोर्स लगा दिया, उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा लगा दिया तो ब्रेक होगा। तो ये आपका कहलाता है शियर, राइट। जैसे कि आप देखेंगे केक होता है, ये हम लोग बर्थडे पे रखते हैं केक, यहां पे हैप्पी बर्थडे लिख देता हूं, ठीक है, ये मेरा बर्थडे केक है। जब मैं इसको चाकू से ऐसा काटूंगा तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है। कुछ इस तरह से एक स्लाइस, कुछ इस तरह से आपको स्लाइस दिख जाएगा कटा हुआ, ये वाला हिस्सा यहां से ऐसा कटा हुआ होगा, तो क्या हुआ, ये शियर हुआ, राइट। तो शियर का मतलब होता है बेसिकली काटना। तो देखो मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहता हूं, ये एक ब्लॉक है, ये फिक्स है यहां पे, राइट। तो ऊपर से फोर्स लगाया जा रहा है एक एफ, यहां फिक्स है, तो ये फिक्स है यहां पे, ये बेस आपका इसका फिक्स है, ये बेस फिक्स है। अगर मैं ये फोर्स एफ लगा रहा हूं यहां से, तो क्या होगा, इस पे कुछ थोड़ा सा मूवमेंट होगा, बेस तो फिक्स है तो ये हिस्सा तो यही रहेगा, बट ये मूवमेंट कुछ होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए पहले ब्लॉक ऐसा था, ये ऐसा हो गया, ये मूवमेंट हुआ, तो ये मूवमेंट हुआ किसकी वजह से, मेरे फोर्स लगाने की वजह से। तो ये मूवमेंट कहां से हो रहा है, तो स्ट्रेस बराबर क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया। बट इसका जो मूवमेंट हुआ तो देखिए क्या हुआ, ये यहां से ऐसा था, तो इस पे क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंगल के हिसाब से ये चेंज हुआ है, राइट। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो नोट करेंगे वो आपका आएगा शियर स्ट्रेन। कितना डिस्प्लेस हुआ, थीटा डिग्री पे। सपोज हम बोलते हैं यहां पे पहले इसका इनिशियल लेंथ एल था, कितना चेंज हुआ, ये डेल एक्स चेंज हुआ। भाई यहां से यहां तक जो चेंज हुआ वो डेल एक्स है, तो शियर स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, एंगुलर है तो थीटा बराबर क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, टेन थीटा की मदद से निकालेंगे।
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, डेल एक्स, एडजेसेंट क्या है, एल। तो शेयर स्ट्रेन क्या हो गया आपका, ये। क्लियर हुआ। तो इस तरह से शेयर स्ट्रेन को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। इसके बाद अब हम लोग आते हैं, मैं जो आपको समझा रहा था स्ट्रेन कैसा होता है। देखिए ये इनिशियली जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं, बड़ा वाला बॉक्स, ये इनिशियली ये एक बॉडी था। ओके, इस बॉडी को जब हम लोग ये खींच रहे हैं दोनों साइड से, तो ये क्या है, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, टेंसाइल। इसको खींचा गया तो इसकी ये इनिशियल है, फोर्स अप्लाई करने के बाद देखो ये फाइनल बॉडी है। क्या हुआ, खींचा गया तो ये यहां से छोटा हो गया, इतना हो गया, ठीक है, बट इस डायरेक्शन पे ये इंक्रीज हो गया। क्लियर हुआ। तो किस तरह से स्ट्रेन हो रहा है आप देख रहे हैं ना, इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। पहले ये कुछ अलग था, अब ये कुछ अलग है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड क्या है, फोर्स अप्लाई करने के बाद। सो इस तरह से आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन काम करता है। स्ट्रेस क्या हुआ, हम लोग फोर्स लगाए। स्ट्रेन क्या हुआ, उस फोर्स के कारण उस बॉडी का डायमेंशन चेंज हुआ। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं ये बॉडी है, इस पे ये लग रहा है, तो ये क्या फोर्स है आपका, ये है कंप्रेसिव फोर्स। ये फोर्स हुआ आपका कंप्रेसिव फोर्स, राइट। तो कंप्रेसिव फोर्स है आपका ये। पहले देखो ये इनिशियल था 1 सेकेंड। देखो क्या एक एक्सिस पे अगर फोर्स लगा तो दूसरे पे क्या हुआ, एक दब रहा है तो दूसरा क्या हो रहा, बढ़ रहा है। ठीक है, यहां से ये x था तो यहां क्या हो गया, ये x माइनस सपोज 1 हो गया, x से कम हो गया ये पोर्शन येलो वाला देखिए। और ये क्या था, l था, सपोज 1 मीटर लॉन्गआउट हुआ तो ये हो जाएगा l प्लस 1। मतलब जब भी हम लोग किसी बॉडी पे एक साइड फोर्स लगाते हैं तो उसके दूसरे पे जरूर आपका चेंज आता है। तो अब मैं आपको इस पे कुछ और समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आपने तो देख लिया कि भाई बॉडी पे इफेक्ट कैसा होता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हम लोग आएंगे पॉइजन रेशियो पे। ठीक है, तो कोई भी अगर बॉडी है, पॉइजन रेशियो बराबर, एक सिंपल सा बताता हूं, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है। तो सबसे पहला सवाल आता है भाई कि लेटरल स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। मैं आपको पॉइजन रेशियो का भी बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ये किस काम आता है, क्यों आता है, किस लिए यूज होता है, इसका फायदा क्या। भाई पढ़ रहे हैं तो हम लोग कुछ तो फायदा होगा ना, तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन देखते हैं, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। सो लेटरल स्ट्रेन जानना है और लॉन्गिट्यूडनल जानना है। देखो यहां पे देखिए एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाया ये वाला। ठीक, तो जब जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी इनिशियली 1, ये जो व्हाइट वाला देख रहे हैं आप, ये आपका ये व्हाइट वाला, दिस इज योर ओरिजिनल शेप है। जब हमने फोर्स लगाया तो इसके बाद ये 2 नंबर शेप में आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे इसका जो लेंथ है वो छोटा हो गया, विथ बड़ा हो गया। ठीक है, तो कुछ स्ट्रेन हुआ, राइट। तो ये तो हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब हमको देखना लेटरल हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल हुआ। तो एक चीज आप देखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल, आप कोई भी बॉडी अगर लेते हैं तो जो एक्टिव, जिस फोर्स के कारण स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, उसको हमेशा कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे कि मान लो ये मैं बना लेता हूं कुछ ऐसा, ठीक है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये देखिएगा ये x है, ये y है। क्लियर। तो देखो x डायरेक्शन के अलोंग स्ट्रेच हुआ। ठीक है, फोर्स हम लोग कहां पे लगाए, x डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है फोर्स ना,
ये देखिएगा, एक फोर्स इधर एक्स डायरेक्शन, एक इधर साइड लग रहा है, एक्स डायरेक्शन पे लगाया, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस साइड के स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहा जाएगा। तो सपोज ये था 10 मीटर, फोर्स लगने के बाद ये साइड हो गया 20 मीटर। क्लियर? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, 20 माइनस 10, ठीक है, 10 मीटर्स। तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब जहां पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो वाला स्ट्रेन कहलाता लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब जब अगला बात आ गया, अब लेटरल क्या होगा भाई? तो लेटरल क्या होता, जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसके 90 डिग्री पे भी कुछ होगा, वहां पे क्या डिफरेंस हो रहा है, वहां पे डायमेंशन क्या चेंज हो रहा है। तो देखो एक्स एक्सिस है, तो देखिए ये क्या है आपका, विड्थ है, ठीक है, ये लेंथ है। जब लेंथ आपका कम हुआ, देखिए एक चीज अगर कम होगी तो एक चीज बढ़ेगी, या एक वाइस वर्सा होगा, एक चीज बढ़ेगा तो एक चीज कम होगा। तो आप यहां पे देखिएगा कि आपका लेंथ पहले क्या था, ठीक है, आपका लेंथ पहले क्या था, इतना था L, अब आपका लेंथ छोटा हो गया। सिमिलरली आप इसके विड्थ को देखिए, विड्थ क्या था, छोटा, अब विड्थ क्या हो गया, बड़ा हो गया, राइट? ओके, तो ये तो हो गया। अब हमको देखना है कि भैया विड्थ किसके कारण छोटा बड़ा हो रहा है, इस स्ट्रेन के कारण। तो विड्थ वाला पोर्शन किस पे आ गया, लॉन्गिट्यूडनल पे। पर विड्थ के जस्ट 90 डिग्री पे क्या है आपका, लेंथ है, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा। जब विड्थ किए तो ये हिस्सा आपका क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर हुआ? तो जो कम हुआ, देखो आप ये समझिए एक्टिव और पैसिव समझिए। तो जो लॉन्गिट्यूडनल के वजह से जो दूसरे डायरेक्शन पे हुआ, मतलब जो 90 डिग्री पे उसके परपेंडिकुलर पे एक्सिस पे जो इफेक्ट पड़े, तो वो आपका कहलाएगा लेटरल। तो देखो जो ये आप देख रहे हैं, पहले ये आपका था क्या, 10, सपोज ये बाद में बच गया 5, तो क्या चेंज हुआ यहां पे, 10 माइनस 5 बराबर 5, ये हुआ। तो जो ये अलग डायरेक्शन में हुआ वो कहलाएगा आपका लेटरल स्ट्रेन। सिंपल सी बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, स्ट्रेस इन डायरेक्शन ऑफ, स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसमें फोर्स कर रहा हूं, ठीक है? नहीं बच्चा पढ़ लेता है, उसको क्लियर ही नहीं होता कि भाई लेटरल लॉन्गिट्यूडनल क्या हुआ। लेटरल क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर हुआ? तो इस तरह से लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल हमको देखना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, यहां पे हम लोग कंप्रेस किए, कंप्रेसिव लग रहा है, तो इस डायरेक्शन पे अगर कंप्रेसिव लग रहा है तो क्या हुआ, ये इधर चौड़ा हो जा रहा है, बट यहां पे ये कम हो जा रहा है। ठीक है, देखिए इधर पे बढ़ा और यहां पे अलोंग द विथ आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, विथ आपकी क्या हो गई, कम हो गई, लेंथ आपका क्या हो गया, लेंथ प्लस हो गया। तो इसमें लेटरल क्या है और लॉन्गिट्यूडनल क्या है, तो भाई जिस डायरेक्शन पे लग रहा है वो क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल, और उसके परपेंडिकुलर पे हुआ वो लेटरल। क्लियर है? अब देखिएगा, तो मैं जो आपको ये सब समझा रहा था, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, ये लेटरल स्ट्रेन हो गया। ठीक है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होता है, आप एक क्वेश्चन देखिएगा, मैं भी आके आपको बताऊंगा, इलास्टिसिटी वगैरह हुक्स लॉ के बारे में बात करेंगे तो वहां मैं बताऊंगा। अभी आप फिलहाल याद रखिएगा, ये कांस्टेंट होता है, पॉइजन रेशियो हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा कि उसका लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पे कोई ना कोई एक फिक्स है कि भाई अगर वो विथ के अलोंग अगर 1 मीटर बढ़ रहा है तो लेंथ के अलोंग वो 2 मीटर घटेगा, या वाइस वर्सा। ये फिक्स है, पॉइजन रेशियो हर मटेरियल का ये फिक्स है, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट।
मैं जो 1 और 2 मीटर बोला हूँ वो समझाने के लिए बोला हूँ, ठीक है। और कहाँ तक होता है ये मटेरियल के इलास्टिक लिमिट। तो अब क्वेश्चन आएगा सर ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो मैं इसको अभी आगे समझाऊंगा। क्लियर। तो ये लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए बार बार मुझे समझाना पड़ा। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट। हमने इसे स्ट्रेच किया तो क्या देखो पहले कैसा था, ये कुछ ऐसा पोर्शन था, साफ दिख रहा है, स्ट्रेच करने पे ये बढ़ गया, इधर पे इसका एरिया ये छोटा हो गया। तो जिस साइड से हम लोग खींच रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसके जो 90 डिग्री पे हो रहा है वो लेटरल स्ट्रेन होता है। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आता है पॉइजन रेशियो पे, यहां पे आप लोग माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। ये माइनस लेटरल स्ट्रेन होगा, माइनस। अब ये माइनस क्यों हुआ कि देखो भाई एक साइड ये लॉन्गेट हो रहा है तो दूसरे साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है उसके लिए क्या लग जाता है, माइनस। तो पॉइजन रेशियो पे माइनस होगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक अगला कॉन्सेप्ट है इस पे, और ये एक्चुअल मैं इसको आपको और अच्छे से बताऊंगा, शायद न्यूमेरिकल रह गया होगा इसका, इसलिए है। दो स्ट्रेस होता है अंडरग्राउंड पे, एक हॉरिजेंटल होगा, एक वर्टिकल स्ट्रेस होगा। तो उसका रिलेशन होता है आपका किससे, पॉइजन रेशियो से। तो ये क्या होगा, म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू बराबर हॉरिजेंटल स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्टिकल स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। क्लियर हुआ। तो हो सकता है न्यूमेरिकल्स के लिए होगा, बट मैं अभी आपको हॉरिजेंटल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, अपकमिंग वीडियोस में बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं कि कैसे कैसे बनेगा। आई होप अभी तक आपको सब क्लियर हो गया होगा कि हमको कैसे पढ़ना है, एक्चुअल क्या सारी चीज़ें हैं, बेसिक क्या है, क्योंकि बिना बेसिक के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके गेट 2008 का, इसमें दिया है बाई एक्सियल स्ट्रेस फील्ड है, वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस दिया हुआ है आपका 10 MPa, पॉइजन रेशियो दिया है आपका 0.2, आपसे पूछ रहा है हॉरिजेंटल स्ट्रेस बताइए, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा है, जस्ट बैक पे फॉर्मूला देखिएगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेस मैं h बाई वी कर दे रहा हूं बराबर म्यू माइनस 1 बाई म्यू, ये होता है, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हॉरिजेंटल स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, नहीं दिया है, हमको इसी को निकालना है। आपको वर्टिकल स्ट्रेस दिया हुआ कितना, 10 MPa, ठीक है, 10 MPa। तो आपको मैं अब ये बताऊंगा, मैं यहाँ फिलहाल 10 ले रहा हूँ, कहाँ पे ट्रिक होता है। ये आपको हॉरिजेंटल स्ट्रेस पूछा है, म्यू आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए सीधे फॉर्मूला पे। म्यू क्या है 0.2, 1 माइनस 0.2, ये क्या हो जाएगा 0.2, 0.8, राइट, 1, 4, ये आपका आ गया। क्लियर। और यहां पे h बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 इक्वल टू, सॉरी h बराबर ये आपका 4 हो गया, ये हो जाएगा आपका क्या 1/4 है ये, तो ये हो जाएगा आपका h बराबर 10/4, यहां पे आंसर आ जाएगा 2.5। अब देखो मैं आपको यहीं पे ही बात बताना चाहता हूं, हमेशा यहां पे क्या बोला MPa, मेगा पास्कल। तो ये जो 10 था क्या था, ये मेगा पास्कल था, तो मेरा काम बन गया। अगर वो यहां पे बोल देता कि भैया गीगा पास्कल बताओ, किलो पास्कल बताओ, तो क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाता, ये 2.5 कुछ और हो जाता। इसलिए आपको हमेशा यूनिट ध्यान देना है। तो अगर मेगा पास्कल में ही पूछा है तो ये 2.5 क्या हो जाएगा, मेगा पास्कल। ये क्लियर हुआ। अगर ये किलो पास्कल पे ही होता तो क्या होता, 2.5 को मल्टीप्लाई कर देते 1000 से, राइट, वो आपका किलो पास्कल हो जाता। हो सकता है आपको ऑप्शन में उस समय ये भी दिया होता और आप अगर यूनिट को नहीं ध्यान देते तो आप ये करके आ जाते और गलत हो जाता। सो आपको बहुत ही कॉशनली क्वेश्चंस को समझना है और बनाना है। देखिए अब आपका अगला कॉन्सेप्ट है हुक्स लॉ का। एक हमारे साहब थे, हुक्स साहब, ठीक है, उन्होंने एक लॉ निकाला जिसे हुक्स लॉ कहा।
वो बेसिकली इलास्टिक मॉड्यूल्स के बारे में था कि किस तरह से इलास्टिसिटी का मॉड्यूल होता है, कैसे काम करता है, ये सारे के बारे में। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने देखा क्या किया, उन्होंने एक स्प्रिंग रखा, यहाँ पे 1 किलो का वेट रखा, तो वो स्प्रिंग क्या हुआ, वो यहाँ से कुछ इतना फैल गया x मीटर, ये 1 किलो पे। अब उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे 10 किलो और रखा जाए, ठीक है। तो ये स्प्रिंग क्या हुआ, ये और बढ़ गया वेट के कारण। तो वो ये देखे कि भैया यहाँ पे फिर x मीटर बढ़ गया। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैं ये वेट बढ़ा रहा हूँ, स्प्रिंग और खींचता जा रहा है, राइट। तो जो ये वेट जो हम लोग बढ़ा रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, जो वेट बढ़ा रहे हैं उसको क्या, वेट जो लगाया हमने तो एक हिसाब से फोर्स था, तो ये था स्ट्रेस। जो ये चेंज इन लेंथ देख रहे हैं एक्स एक्स, ये जो बढ़ रहा है स्प्रिंग का, ये है आपका स्ट्रेन। तो उन्होंने ये पाया कि जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है, राइट। स्ट्रेस अगर मैं घटा दूंगा, स्ट्रेन भी घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां पे हमारा मैथमेटिकली बोला जाता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटा दो तो क्या आ जाएगा, इसको हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को डिनोट कर दिया जाता है ए से। यहां पे आपका हो गया क्या, स्ट्रेन आ गया। तो ई जो है आपका, ये है आपका यंग्स मॉड्यूलस। क्या हुआ आपका, यंग्स मॉड्यूलस। इसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी। क्लियर हुआ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो स्ट्रेस, राइट। सो ये होता है आपका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारी चीजें ई जो है ये सब एक कांस्टेंट है जो हर टाइप के मटेरियल के लिए फिक्स होता है। हाँ, बट उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। जैसे स्टील बोलता हूं मैं, तो अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करता हूं तो माइल्ड स्टील 1000 प्रकार के माइल्ड स्टील बनता है, 1000 प्रकार का। आप उसमें क्या आयरन और कार्बन का परसेंटेज आप इधर उधर करिए, पूरा आपका वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि भाई हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि इस पॉइजन रेशियो का या इस यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका इतना होना चाहिए, ये स्टील हमको दे दो। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपका आता है यंग्स मॉड्यूलस, राइट। अब देखिए, तो इस ट्राई क्या हुआ यंग्स मॉड्यूलस पे, तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि भाई फोर्स किस नेचर का है। फोर्स अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन होगा। अगर फोर्स आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो टेंसाइल स्ट्रेन होगा। तो बहुत सारे, अब हम क्या करेंगे, यंग्स मॉड्यूलस हुक्स ने साहब ने तो ये बताया। अब इसके अंदर हम लोग बहुत सारा मॉड्यूलस देखेंगे। यंग्स मॉड्यूलस हुआ, बल्क हुआ, राइट, और इसके बाद आपका रिजिडिटी का हुआ। तो ये सारे मॉड्यूलस हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। देखिए, यंग्स मॉड्यूलस में मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, मैं इसको इरेज करता हूं। ये क्या हुआ, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो पी ए, पी स्टैंड फॉर फोर्स। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बेसिकली लिया जाता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ये वैल्यू दे देगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देगा, डेल एल दे देगा, ये दे देगा, आपको बोलेगा भाई यंग्स मॉड्यूलस बताओ। सब दिया है, हमको कैलकुलेट करना है। फिर क्या करेगा, आपको ये दे देगा, स्ट्रेस दे देगा, बोलेगा भाई ये निकालो। सिंपल सा है, 3 चीज दे के 2 चीज। फिर अगला वो हॉट क्वेश्चन बनाएगा कि आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, सिर्फ ये गिवन है क्या, यंग्स मॉड्यूलस या कोई भी एक क्वांटिटी गिवन है, इसको फाइंड करने के लिए कोई और कंडीशन रख देगा, राइट। तो उस कंडीशन के मदद से आपको दूसरी चीज फाइंड करनी है। पहली चीज आपको दिया हुआ है, दूसरी चीज फाइंड करनी है, तीसरा निकाल लो। गेट में जनरली यही होता है, ओके,
कि आपको 3 चीज़ देगा, 4 चीज़ देगा और सारी कंडीशन घुमा देगा और आपको उसी से निकालना होता है। सॉरी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, मैं जो आपको समझाना चाह रहा था कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो याद करिए मैं जब सबसे पहली बार बता रहा था अभी बीच में, तो मैंने बोला था कि इलास्टिसिटी लिमिट क्या होता है, ये सारा चीज़ होता ना। तो आप देखिएगा, आपके पास कोई एक रबर है, आप उसको खींच रहे हैं, तो जब उसको खींचेंगे तो वो बड़ा होगा, फिर जैसे ही आप फोर्स हटा देंगे वो वापस अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है। बट आप बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा अपने शेप पे नहीं आ पाएगा। तो पहला जो फोर्स लगाए, एक पर्टिकुलर फोर्स, जिसके बाद वो अपने शेप को पूरा दोबारा रिगेन कर लिया, वो कहलाता है आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या कहलाया वो आपका, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और उसके बाद जब ज़्यादा फोर्स आपने लगा दिया तो वो अपने शेप पे नहीं आ पा रहा, उससे कहा जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये परमानेंट होता है कि भैया आप लोड रिमूव भी कर दोगे तब भी वो वैसे ही का वैसा रहेगा, और इलास्टिक में लोड फोर्स हटाने के बाद वो अपना शेप रिगेन कर लेता है। देखिए, ये हुक साहब का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी मटेरियल का एक सर्टेन पॉइंट तक, कहाँ पॉइंट तक, सर्टेन पॉइंट, यहाँ पे आता है आपका इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। मैंने जो आपको रबर का एग्जांपल बताया, वो एक सर्टेन पॉइंट तक आप देखिएगा कि वो क्या होगा, अपना शेप रिगेन कर लेगा, पर उस एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो अपना शेप नहीं रिगेन कर सकता। तो जहाँ तक वो अपना सर्टेन पॉइंट कर लेता है वो आपका कहलाता है इलास्टिक रीजन। सपोज ये पॉइंट है तो ये हिस्सा कहलाएगा आपका इलास्टिक रीजन, और उसके बाद जब वो अपना शेप रिगेन नहीं कर सकता वो प्लास्टिक रीजन कहलाता है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैंने जो आपको बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा, राइट। ई आपका है यंग्स मॉडुलस, ओके। और आपको कई बार डायग्राम पे बोल देगा भाई यंग्स मॉडुलस बताओ, ऐसा कुछ दे देगा, यहाँ स्ट्रेस दे दिया, यहाँ स्ट्रेन दे दिया, बोलेगा भाई यंग्स मॉडुलस बनाओ। तो इस ग्राफ की मदद से जो आप ये देख रहे हैं, स्लोप देख रहे हैं, इससे आप यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये मेरे को आपको बताना था। अब इसके बाद अभी से मेरी एक बात याद रखना, जब मैं आपको आगे, मैं इसलिए इनको बेसिक सारी चीज़ें ले रहा हूँ और इसमें इतना ज़्यादा समय दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बाद में कुछ चीज़ें बोलूँगा तो अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो बाद में फेल हो जाएंगे। कैसे, देखो, एक ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये ब्रेकेज हो रहा है, तो इस पॉइंट को कहा जाता है इल्ड पॉइंट। क्या कहा जाता है, इल्ड पॉइंट। अब ये इल्ड पॉइंट जब मैं आपको सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा, सपोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बोलूंगा ये इल्ड हो गया। इल्ड हो गया मतलब क्या, वो जैसे एक सपोर्ट था, ये मैंने एक सपोर्ट लगाया, ठीक है। तो जैसे इस पे एक पर्टिकुलर प्रेशर पड़ा तो इसके बाद इस पे ये इल्ड पॉइंट आ जाता है, तो इसके बाद ये फोर्स बियर नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता। जैसे कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इल्ड स्ट्रेंथ वाला, यहां तक वो क्या है, इलास्टिसिटी इस पे है, यहां तक इसमें इलास्टिसिटी है, पर एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो इलास्टिसिटी खो देता है, इलास्टिसिटी उसमें नहीं रहता है, वो प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करने लगता है। तो उस पॉइंट को कहा जाता है इल्ड पॉइंट। तो यहां पे ये इल्ड स्ट्रेन कहलाएगा। बट जब मैं आपको बात करूंगा प्रॉप्स के बारे में, सपोर्ट के बारे में, तो मैं वहां पे इल्ड पॉइंट बोलूंगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, इल्ड का मतलब यहां से देखिए क्या होता है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका काम है वो ना करके वो दूसरा काम करने लगा। जैसे एक सपोर्ट है, सपोर्ट हम लोग लगाते हैं, एक पर्टिकुलर उस पर फोर्स आ रहा है, तब तक वो बियर करेगा, बट जब उसके औकात से ज्यादा पॉइंट आ जाएगा तो इल्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं आप ही को बोलूं कि भैया आपको पढ़ना है, आप पढ़ने बैठे कि हाँ सर ने बोला कि हमको पढ़ना है, आप 5 मिनट, आप 5 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, पर 10 घंटे के बाद आप बोलोगे ना भाई अब नहीं पढ़ सकता मैं,
कोई अच्छा लड़का तो 15 घंटे पढ़ेगा, बट सर्टेन हर की एक कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो जैसे 15 घंटे बाद नहीं पढ़ पाता तो 15 घंटे क्या हुआ, उसका यील्ड स्ट्रेंथ हुआ, यील्ड पॉइंट हुआ। क्लियर हुआ? तो ये चीज है। और इस ग्राफ में आप देखिएगा जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है तो ये थोड़ा डाउन होगा, फिर इसके बाद ये अप होगा, राइज होगा। तो सबसे ज्यादा राइज वाला है ये आपका कहलाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अपन देखते हैं जब आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो सर्टेन पॉइंट तक वो इलास्टिक प्रॉपर्टी देगा, फिर उसके बाद वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी देगा, फिर उसके बाद जब एक सर्टेन स्ट्रेंथ के बाद वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वो टूट जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके, तो चलिए अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरह से बनेगा। देखिए गेट 2011 का क्वेश्चन है, आपको न्यूमेरिकल्स बनाते समय यूनिट्स का ध्यान देना है और क्या चीजें दी हुई हैं, बस ये देखना है। इसके बाद आप बहुत ही आसानी से सब कुछ बना ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं गेट 2011 का, अपन लोग देखना इसको विद इन ए मिनट बनाएंगे। कोर सैंपल है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायमीटर 54 mm। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, ई बराबर क्या दिया हुआ है, 68.97 GPa। GPa का मतलब क्या हुआ, गीगा, मतलब G बराबर 10⁻⁹। ओके, यूनी एक्सियल कंप्रेशन लगा है, एक ही साइड से कंप्रेशन लगा है। एक्सियल स्ट्रेंथ कितना बोल रहा है, 0.1%। ठीक है, आपको बोल रहा है लोड बताओ, मतलब P बताओ, फोर्स बताओ किस पे, किलो न्यूटन पे। अब देखो यहां दिया है गीगा पास्कल, यहां पे आपको बोल रहा है किलो न्यूटन में बताओ, है ना गड़बड़। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि हमको क्या करना है, यूनिट्स को बहुत ध्यान से देखना है, राइट। यूनिट्स पे हमको बहुत फोकस करना है। क्लियर हुआ? अगर आप यहां यूनिट्स नहीं देखेंगे आप गड़बड़ हो जाएंगे, राइट। तो यूनिट्स को हमेशा देखना है। अब देखते हैं हम लोग, हमको एक्सियल लोड निकालना है, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, E बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यही होगा। आपको स्ट्रेस कैसे निकलता है, P बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, डेल L बाई एल। स्ट्रेन आपको दिया हुआ है। अब देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, स्ट्रेन दिया है आपका 0.1%। तो डायरेक्ट ना देके क्या किया है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के बाद कोशिश किया है। तो 0.1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंट, परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा, 0.00001, ये हो गया आपका स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन डायरेक्ट 0.001 ना देके वो क्या दे दिया, 0.01%। क्लियर हुआ? तो इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है। अब हमको निकालना है एक्सियल लोड। ई आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पे मैं इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करता हूं, 68.97, यहां पे कर दो भैया 10⁻⁹। सबसे अच्छा ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन बनाए तो सारे चीजों का यूनिट एक होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट में सिमिलरिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो पूछा है आप उससे निकाल के दे देंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मतलब अभी नहीं, कोई भी क्वेश्चन आप जब बनाएंगे तो आपको ये लगेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमको फोर्स नहीं पता, एरिया तो पता है, एरिया कितना है 54 का डाया है। कोर सैंपल है तो कोर सैंपल डाया है तो कुछ इस तरह से होगा, कोर ये डाया उसका क्या है 54। तो ये एरिया क्या निकलेगा, याद रखिएगा जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो वो प्लेन लेना है जहां पे फोर्स लग रहा है। तो जैसे इस हिस्से में क्या होगा, इस हिस्से में सिर्फ फोर्स कहां लग रहा है, इस एरिया पे, तो हम सिर्फ इसका एरिया लेंगे। तो ये क्या है πr², तो पाई की जगह क्या हो गया 3.14। ठीक है, d कितना है 54 mm, तो r कितना होगा 54/2। तो यहां हम कर देते हैं 54/2।
क्लियर। अब यहां पे देखने की बात यह है कि ये जीपीए है 10⁻⁹। पास्कल बराबर क्या होता है, पीए बराबर होता है आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, आपको यहां पे किस पे दिया है, एमएम में दिया है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, राइट। तो एमएम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी यूनिट सेम होगा। तो अगर मैं 54 डिवाइड बाई 2 कर दूं तो ये आपका आ जाएगा 27। तो ये एमएम में है, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड और आर का स्क्वायर। भाई एरिया बराबर यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया, राइट, ये एरिया। अब यहां पे डेल एल क्या है आपका, स्ट्रेन बराबर है आपका 0.001। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको रिरेज करता हूं। जब हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं तो P बराबर ये क्या होगा, देखो ये 68.97 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये P बराबर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कुछ 0.001 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 27 10⁻², ये कुछ लिख सकते हैं। P बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो P बराबर आ जाएगा 157,876.46, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये किस पे है, पास्कल पे है। मैं इसीलिए आपको बोला कि सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो। क्लियर हुआ। अब आपको क्वेश्चन पे पूछा है किलो न्यूटन पे बताइए भैया, ठीक है। ये किस पे बताइए, किलो न्यूटन पे। तो देखिए मीटर स्क्वायर कट जाएगा यहां से ना, तो ये आपका आया, ये जो भी आया तो देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये किस पे आया, पास्कल पे आ रहा है अभी भी। ओके, तो हमको किलो न्यूटन पे करना है, तो किलो न्यूटन के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। किलो बराबर क्या होता है, 10⁻3, ये हो जाएगा आपका 157.8, ये अराउंड हो जाएगा आपका 158। क्लियर। यहां पे देखिए 158 दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया 158, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे आपका बन जाएगा। क्लियर। न्यूटन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो न्यूटन बराबर आपको मिल गया, किलो न्यूटन कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपने डिवाइड कर दिया। सिंपल सा बेसिक है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, बस ये यही है। स्ट्रेन को इसमें घुमा दिया। सो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन है गेट 2020 का। देखिए हर बार गेट कुछ नया कॉन्सेप्ट लाता है। देखिए यहां पे बोला कि भाई सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है A, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसका लेंथ है L, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है E, इस पे एक यूनिएक्सियल लोड लगा P, कहां तक लगा, इलास्टिक लिमिट ऑफ लोडिंग तक लगा। बोला टोटल स्ट्रेन एनर्जी लोड क्या होगा, तो स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है आपका, स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है एवरेज लोड होगा आपका, एवरेज लोड इनटू एक सेकेंड, ये होता है डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन को बोला जाता है डेल एल, राइट। डेल एल मतलब कितना वो आपका डिफॉर्म हो रहा है। तो देखो P बराबर क्या होता है, ये सॉरी यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। इसको कैसे लिख सकते हैं, P बाई ए डेल एल बाई एल, ऐसे लिख सकते हैं। तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, P बाई ए इंटू एल बाई डेल एल, ये हो जाएगा। क्लियर। तो डेल एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बाई ए इंटू
ई, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो हमको डेल एल निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एल बराबर आपका P बाई ए इंटू एल डिवाइड बाई ई, ये हो जाएगा। तो डेल एल बराबर पी एल ए ई, ये डेल एल बराबर हो गया, डिफॉर्मेशन बराबर। क्लियर, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो एवरेज लोड है, लोड क्या लग रहा है आपका P, तो एवरेज क्या निकलेगा 2 कर देते हैं, ठीक है। यूनिएक्सियल लोड है, मतलब इधर से भी कुछ लोड लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स इधर से भी, तो P बाई 2। डिफॉर्मेशन क्या हो गया, डिफॉर्मेशन, राइट। तो डिफॉर्मेशन आपका हो जाएगा P बाई 2, डिफॉर्मेशन है पी एल इंटू ए ई, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एल 2AE। देखिए ये कौन सा है, सिंपल सा, ये बी, ये हो गया आपका आंसर। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि किस तरह से होता है, राइट। और बहुत ही इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अभी मुझे इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें बतानी होंगी। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे हम लोग और देखते हैं। थैंक यू।